नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसेस मेकर पे। देखिए फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो प्रैक्टिस सेट जो था फ्रेंड्स, वो मैं आगे फिर से कंटिन्यू करता हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट आपका साइंस का, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए साइंस का हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इससे पहले मैंने फ्रेंड्स, ये आपका जो सेट नंबर है वो सेट नंबर आपका फ्रेंड्स ये 15 है, ये 15वां सेट है फ्रेंड्स। इससे पहले 1 से लेकर 14 तक अपलोड कर दिया है फ्रेंड्स। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में 15 प्रैक्टिस सेट दिखेंगे। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि लगभग एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको देखने को मिला, यानी कि लगभग 100 क्वेश्चन देखने, क्योंकि इसका मैं डिस्क्रिप्शन अच्छे से बताता हूँ, तो उसको ध्यान से देखिए। इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे ज्वाइन होकर मैं इसको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन की पहली रासायनिक प्रावस्था होती है। देखिए, श्वसन की जो पहली रासायनिक प्रावस्था होती है उसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और याद रखिएगा, पहली तो है रासायनिक अवस्था की, इसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। दूसरी जो है उसको हम लोग क्रेब्स चक्र कहते हैं। और याद रखिएगा, जो क्रेब्स चक्र जो श्वसन में होती है, कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरी जो होती है वह क्रेब्स चक्र कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और पहली रासायनिक अवस्था कहाँ होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस में होती है, ये ध्यान रखिए। और ये ग्लाइकोलाइसिस जो होती है ये कहाँ होती है? तो ये होती है कोशिका द्रव में होती है ग्लाइकोलाइसिस। और क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला आपको 2 नंबर क्वेश्चन की अनॉक्सी श्वसन के संबंध में निम्न में कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए अनॉक्सी श्वसन, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन, देखिए अनॉक्सी श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ऑक्सी और दूसरा आता है अनॉक्सी। देखिए, जब ऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तो उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं, और बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इनमें से कौन सही नहीं है, तो सबसे पहले यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। तो ये आपका देखिए कौन सही नहीं है। देखिए ये आपका सही नहीं है, तो ये आपका सही है। और इसका अंतिम उत्पाद अल्कोहल एवं CO2 है, ये भी सही है। और इस क्रिया में ATP के केवल 2 अणु मुक्त होते हैं, तो ये भी सही है। और अनॉक्सी श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है फ्रेंड्स, तो ये आपका गलत है। देखिए, अनॉक्सी श्वसन का जो क्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा नहीं होता है, ये जो होता है ना वो ग्लाइकोलाइसिस में पूरा होता है। याद रखिए कहाँ पे पूरा होता है फ्रेंड्स? तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है फ्रेंड्स? ग्लाइकोलाइसिस में ये पूरा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका जो होता है अनॉक्सी क्रिया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं है। अगला आपका 3rd नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अमाशय के जठर ग्रंथि को उत्तेजित करता है जो जठर रस स्रावित करती है? तो कौन सी ग्रंथि है फ्रेंड्स? तो ये आपका ग्रंथि का नाम क्या है? तो गैस्ट्रीन। तो देखिए, गैस्ट्रीन हार्मोन जो है ना, वो अमाशय के जठर ग्रंथि को उत्तेजित करता है जो जठर रस स्रावित करती है, ये भी ध्यान रखिए। अब देखिए ऑप्शन ए में है आपका सिक्रेटिन। देखिए सिक्रेटिन क्या है? ये सिक्रेटिन हार्मोन जो है फ्रेंड्स, वो अग्नाशय को अग्नाशय रस स्रावित करने हेतु उत्तेजित करता है। कौन? तो सिक्रेटिन, याद रखिएगा। और देखिए ऑप्शन सी में आपका है कोलिसिटोकाइनिन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है? तो पित्ताशय से पित्त रस स्रावित करता है। कौन? तो कोलिसिटोकाइनिन, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। अगला आपका 4 नंबर की रंध्र यानी कि स्ट्रोमाटा के खुलने या सा बंद होने की प्रक्रिया का नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो देखिए, ये जो होता है ना फ्रेंड्स, ये आपके जो होता है ये साइटोकाइनिन यानी कि एब्सिसिक अम्ल के द्वारा होता है। और याद रखिएगा, एब्सिसिक अम्ल को हम लोग वृद्धि रोधक हार्मोन भी कहते हैं, याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं क्या कि रंध्र जो होता है ना, रंध्र जो स्टोमेटा होता है वो दिन में खुला रहता है एवं रात में क्या होता है? ये बंद हो जाता है, याद रखिएगा। और याद रखिए क्वेश्चन आया था कि एक रंध्र के दोनों तरफ जो होते हैं ना, 2 द्वार कोशिका होते हैं। VVA क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि जो आपका स्टोमेटा है, एक रंध्र है कि दोनों तरफ 2 द्वार कोशिका होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण के लिए काल्विन चक्र कितनी बार होनी चाहिए? देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या, तो देखिए एक प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण के लिए काल्विन चक्र जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका
6 नंबर क्वेश्चन है कि लासिका यानी कि लिम्फाई में क्या नहीं पाए जाते। देखिए क्या नहीं पाए जाते हैं, तो देखिए लासिका में लासिका श्वेत होता है, लाल नहीं, श्वेत और लाल इसमें नहीं पाया जाता। ध्यान रखिएगा कि लासिका जो है यह उत्तक द्रव्य भी कहते हैं, लासिका को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक द्रव्य भी कहते हैं। इसमें आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी, देखिए लासिका में जो है ना आरबीसी और प्लेटलेट्स दोनों नहीं पाया जाता है। अगला 7 नंबर की ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अंतर होता है उनके। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या कि ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम ये जो निगेटिव बैक्टीरिया है, सबसे पहले दोनों बैक्टीरिया का बंटवारा ना क्रिस्टीन ग्राम ने किया था, यार क्रिस्टीन ग्रामी ने किया, ये दोनों बैक्टीरिया का बंटवारा किया था। और देखिए ये ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं ना, कोशिका भित्ति जो होता है पेप्टिडो ग्लाइकेन का बना होता है। ये ग्राम पॉजिटिव जो इसका जो कोशिका भित्ति होता है पेप्टिडो ग्लाइकन का बना होता है। और ग्राम निगेटिव का जो ग्राम निगेटिव है इसका जो कोशिका भित्ति है वो लिपोपॉलीसेकेराइड का बना होता है, लिपोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोशिका भित्ति के कारण। तो ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अंतर होता है तो कोशिका भित्ति का, मैंने बताया ना कि ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं बैक्टीरिया उसका कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। और ग्राम निगेटिव जो कोशिका जो होते हैं उसके कोशिका भित्ति लिपोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की मानव रक्त के कोलेस्ट्रॉल स्तर को घटाने में सहायक स्टैटिन तैयार होता है। तो ये तैयार होता है, तो ये जो तैयार होता है फ्रेंड्स वो ईस्ट से क्या होता है कि ये तैयार होता है। आपको पता है ना कि ईस्ट से यानी कि शराब निर्माण में ईस्ट का मतलब होता है, ब्रेड निर्माण में भी ईस्ट का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको पता है, तो ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा ईस्ट। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि 100 ml ब्लड में ना जो हमारा आपका जो 100 ml जो ब्लड खून होता है उसमें 150 से 200, याद रखिए 150 से 200 क्या होता है मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होनी चाहिए। ध्यान रखिए उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे आपको हार्ट अटैक भी आने की संभावना होती है। यानी कि 100 ml ब्लड में आपको 150 से 200 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर कि जूट की रेटिंग के लिए किण्वनकारी सूक्ष्मजीव है। देखिए जूट की रेटिंग के लिए, जूट आप जिसको बोलते हैं हम लोग पटसन कहते हैं, तो इसके लिए क्लिस्ट्रोडियम एसिटोब्यूटाइली केम, ये क्या है आपका, ये किण्वनकारी सूक्ष्मजीव के लिए क्या है, तो रेटिंग के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो क्या मैंने बताया क्लिस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलीकेम, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है फ्रेंड्स कि जो सबसे ज़्यादा जूट यानी कि पटसन होता है ना वो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है वेस्ट बंगाल में। तो ये स्टैटिक पार्ट मैंने बता दिया। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस आर्थिक क्षेत्र द्वारा हरित गृह गैसों के उत्सर्जन का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है। देखिए अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए अगर हम गैस की अगर हम बात करते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो गैस जो होता है ना वो मतलब CO2 जो होता है योगदान सबसे प्रदूषण में कौन होता है, CO2 गैस होता है सबसे पोल्यूशन बढ़ाने में, क्योंकि 60% इसका योगदान रहता है पॉल्यूशन में। और CH4 यानी कि मीथेन का रहता है 20% योगदान रहता है मीथेन का। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा विद्युत एवं ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए यह ओजोन देखिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ना ये ओजोन विघटनकारी से संबंधित है, क्योंकि आपको पता है कि ओजोन गैस जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन जो लेयर होता है वो प्रभावित होता है। ओजोन गैस होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या होता है जो सबसे ज़्यादा हम लोग रेफ्रिजरेटर AC से निकलता है ये, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही हार्मफुल गैस होते हैं। और ये हो जाएगा। तो देखिए इसे 1987 में अपनाया गया था, 1989 में यह प्रभावी हुआ। तो ये आपका सही है, ये आपका गलत है। और भारत ने इस पर 1992 में हस्ताक्षर किया, भी सही है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन विचार मतलब कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका राइट आंसर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 और 3 आपका सही है। देखिए यहाँ पे इसका मतलब इसमें से पूछा जा रहा है कि असत्य कथन, देखिए तो असत्य कथन केवल क्या है फ्रेंड्स, तो एक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अब देखिए आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस में से खतरा है। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आगरा में जो ताजमहल स्थित है ना उससे सबसे पहले वो अम्ल वर्षा से खतरा है, अम्ल वर्षा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है कि अम्ल वर्षा में देखिए कि अम्ल वर्षा में ना SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि हम क्या बताएं SO2 और याद रखिए NO2 ये दोनों गैस अम्ल वर्षा में होते हैं। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये दोनों होते हैं। दोनों गैस क्या होता है ना कि ताजमहल के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन सबसे ज़्यादा यहाँ पे NO2 होता है, यानी कि
सबसे ज़्यादा SO2 होता है, तो इसीलिए आपका SO2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा खतरा जो होता है ना सल्फर डाइऑक्साइड से है, लेकिन ये अम्ल वर्षा में दोनों होते हैं। याद रखिएगा कि अम्ल वर्षा में दोनों होते हैं, यानी कि दोनों क्या होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी होते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा किससे, तो सल्फर डाइऑक्साइड से, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर कि जल कांच को भिगोता है क्योंकि। देखिए, अब जल कांच को क्यों भिगोता है, क्योंकि कांच के साथ जल का आसंजक बल जल के अणुओं के बीच लगने वाले आसंजक बल से अधिक होता है, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। अब देखिए 14 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला है क्या कि -273 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन पैमाने शून्य हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। तथा 273 केल्विन पर सेंटीग्रेड पैमाने शून्य हो जाता है, ये भी आपका, ये दोनों आपका लाइन सही है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है कि किसी भी गैस का आयतन 0 केल्विन पर शून्य नहीं होता है, ये भी सही है। और क्योंकि सभी गैस इस ताप के पूर्व में ही द्रव या ठोस में बदल जाते हैं, तो यानी कि फ्रेंड्स आपका कथन 1 और 2 क्या है कि दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन प्रबल अम्लीय, देखिए यहाँ पे प्रबल अम्लीय होगा, यहाँ पे अम्लीय होगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रखें। ये विलयन अब सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करते हैं पीएच की, तो पता है कि सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने 1909 में पीएच स्केल का खोज किया था। और आपको पता है कि पीएच स्केल पर मान जो होता है वो 0 से लेकर क्या होता है कि 14 होता है, तो याद रखिएगा। और 7 हमारा क्या होता है, उदासीन होता है। तो 7 से हम जैसे ही अगर नीचे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अम्लीय, और 7 से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्षारीय। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जब pH 0 हो और जब POH 14 हो, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है क्या कि एक ध्वनि तरंग 340 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। यदि इसका तरंग दैर्ध्य 2 सेंटीमीटर, तो इस ध्वनि तरंग को मानव क्या कर सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट, इसको हम देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि मानव जो ध्वनि तरंग, आपको पता है कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ध्वनि सुन सकता है। अगर यहाँ पे मैं इसको सॉल्यूशन किया था तो इसका आया था आंसर 17,000 आया था। तो देखिए 17,000 है तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन ही सकता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सुन सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तो देखिए अब हम बात करते हैं क्या कि ये जो आपका जो एक जो सरल होता है सूक्ष्मदर्शी से जो बना प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है। देखिए ये आभासी होता है और सीधा होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आभासी और सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं देखिए कि प्रकाश के लाल, हरा तथा नीला रंग को प्राथमिक या मूल रंग कहते हैं, तो ये आपका बिल्कुल देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्रकाश बोला जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रकाश के लाल, हरा तथा नीला रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है, तो मूल रंग कहते हैं, तो ये बिल्कुल आपका सही है। तो याद रखिएगा कि लाल प्लस हरा प्लस नीला रंग के ना फ्रेंड्स मिलकर ये श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। किससे, तो लाल, हरा और नीला रंग मिलकर इससे क्या बनता है, तो एक श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है, तो ये आपका पहला सही है। ऑप्शन ए से ये भी देखते हैं कि प्रकाश के लाल, हरा तथा नीले रंग को मिलाकर अन्य सभी रंग के प्रकाश को प्राप्त किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल भी सही है। मेजेंटा, सायन एवं पीला प्रकाश को प्रकाश का द्वितीयक रंग कहते हैं, तो ये भी आपका सही है। देखिए लाल और लाल प्लस नीला मिलके बनता है मेजेंटा, ठीक है, और लाल प्लस हरा मिलके बनता है पीला, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा कि लाल तथा पीला रंग के प्रकाश एक दूसरे के पूरक रंग है, तो बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि लाल तथा सायन रंग जो होते हैं ना, सायन रंग के प्रकाश एक दूसरे के पूरक होते हैं। सायन रंग कहने का मतलब श्वेत रंग होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, गलत है। अगला आपका 90 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि प्राथमिक सेल या संचायक सेल से प्राप्त दिष्ट धारा का विभवांतर अपेक्षाकृत बहुत कम होता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। दिष्ट धारा कहने का मतलब डायरेक्ट करंट, डीसी कहते हैं, डीसी, और एसी मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, तो ये आपका सही है। और जल विद्युत या उष्मीय विद्युत धारा उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा का विभवांतर उच्च होता है, तो ये भी प्रत्यावर्ती ना एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी विद्युत धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो देखिए इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सभी बिंदुओं पर समान होता है, और आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वेबर, याद रखिएगा फ्रेंड्स, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है, इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इस नंबर की एक बल्ब में 4320 सेल्सियस आवेश 3 घंटे में प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा का मान होगा। तो देखिए विद्युत धारा का I बराबर Q/T होता है, उस पर रखिएगा, इसका मान तो आ जाएगा 0.4 एम्पियर आ जाएगा। अगला आपका 22 नंबर कि निम्नलिखित परिपथ में 2 एम्पियर प्रतिरोधक द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी है। देखिए इसकी जो
आंसर जो हो जाएगी फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगी, तो 2 वाट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर की, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है और इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने का समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ना कि अर्ध आयु का दुगना समय लगता है हमेशा, याद रखिएगा। तो अगर 4 महीना है तो 8 महीना लगेगा, 8 महीना है तो 16 लगेगा। तो याद रखिएगा 4 महीना है तो कितना लग जाएगा, तो इसका दुगना, 4 महीना तो दुगना, 8 महीना है तो दुगना लग जाएगा। तो 4 महीना का क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 यानी कि 8 महीना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर की, समस्थानिकों यानी कि आइसोटोप के संबंध में निम्न कथनों में से कौन एक सही नहीं है। देखिए आइसोटोप में इसमें परमाणु संख्या समान होती है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं क्या कि इसमें परमाणु के नाभिक यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। और इसमें परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, ये भी सही है। और याद रखिए इसमें परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होती, बल्कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इसमें क्या होती है, समान होती है। याद रखिए किसकी, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर की, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है। तो देखिए कार्बन की जो ऑक्सीकरण इसमें संख्या कितनी है, तो +3 है। अगला आपका 26 नंबर की, एक ग्रह जिसका आकार पृथ्वी के समान तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 4 गुना है, पर 2 kg द्रव्यमान के वस्तु को ग्रह के ऊपर 2 मीटर ऊंचाई तक उठाने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान कितना होगा। तो देखिए इसका ऊर्जा का मान जो होगा 160 जूल होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर की, पार्क कक्षा यानी पार्किंग ऑर्बिट की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से कितनी होती है। तो देखिए इसकी जो ऊंचाई होती है ना 36,000 किलोमीटर होती है। और याद रखिए विषुवत रेखा से होती है इसकी ऊंचाई केवल इतना दूर, या विषुवत रेखा से केवल इतनी ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। अगला है 28 नंबर की, पूर्ण विकिरण उच्च तापमाप यानी कि टोटल रेडिएशन पैरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो है आपके स्टीफन का नियम पे आधारित है। और पहला आपका सीबेक के प्रभाव पर, तो थर्मोकपल थर्मोमीटर काम करता है सीबेक के प्रभाव पर, ये भी याद रखिएगा। अगला 29 नंबर की, निम्नलिखित में से किस में ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होती है। तो ये जो होती है वो ऑप्शन डी, बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब की कांच की सतह का गर्म होना, ये मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होती है। बाकी उबलता जल ये होता है, भूमि और समुद्री मंद पवन ये भी होता है, वात्या भट्टी के चारों ओर वायु का परिसंचरण ये भी होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि का वेग होता है। तो देखिए वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वो क्या होता है, तो ताप के घटने से घटता है, ताप के बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला आपका 31 नंबर की, पराश्रव्य तरंग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, जो भी 20,000 हर्ट्ज से जो ज़्यादा ध्वनि है तो उसको पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। अब इसका उपयोग होता है, ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, यह बिल्कुल सही है। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, ये भी सही है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है, ये भी सही है। यह स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है, तो ये भी सही है। और याद रखिए सुनार में भी पराश्रव्य तरंगे का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि सभी इसमें क्या है फ्रेंड्स, तो सभी आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर, देखिएगा कि अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की मात्रा कितनी प्रतिशत से कम होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो होनी चाहिए ना वो 14% से कम होनी चाहिए। यानी कि जो भी हम लोग अन्न का जो आपका कोल्ड स्टोर जो होता है जिसमें हम लोग अन्न का भंडारण रखते हैं, उसमें नमी की मात्रा जो होती है ना 14% से कम होनी चाहिए। और याद रखिएगा फल और सब्जी के लिए नमी की मात्रा, जो भंडारण के लिए नमी की मात्रा जो होती है वो 20 से 24% मतलब होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला आपका 33 नंबर कि जल की भाप तथा जल की ऊष्मा में क्या फ़र्क है। तो देखिए अब जल की भाप तथा जल की ऊष्मा में क्या फ़र्क है तो देख लेते हैं। देखिए सामान्य वायुमंडलीय दाब पर वाष्प जल के 100 डिग्री सेल्सियस ताप के नीचे बनता है, जबकि भाप 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर बनता है, ये आपका बिल्कुल सही है। जल जब वाष्प बनता है तो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, जबकि भाप को हम देख सकते हैं और यह भाप सफ़ेद रंग की होती है, तो बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की, समुद्री जहाज की गति मापने वाली इकाई नॉट की निरूपित करती है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इसको निरूपित करते हैं 1 समुद्री मील प्रति घंटा, यानी कि 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है, तो 1.85 किलोमीटर होता है। इसको याद रख कर लीजिएगा कि 1 समुद्री मील बराबर क्या होता है, 1.85 किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर कि एयर कंडीशन के आविष्कारक है। तो देखिए एयर कंडीशनर के आविष्कारक कौन है, तो विल्स हैविलैंड कैरियर है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर कि भारत के किस राज्य में गहिरमाथा समुद्री
संरक्षित क्षेत्र स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके उड़ीसा में स्थित है। अगला 37 नंबर की हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी? देखिए नाइट्रस ऑक्साइड की जो खोज की थी वो डेवी ने की थी, डेवी। अगला आपका 38 नंबर की नीले रंग के कॉपर सल्फेट्स के क्रिस्टल को गर्म करने पर क्या होता है? तो गर्म करने पे जो होता है इसका रंग बदल कर सफ़ेद हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। अगला 39 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए हैजा होता है जीवाणु से, आपका सही है। हेपेटाइटिस होता है विषाणु से, ये भी सही है। और फाइलेरिया होता है कवक से, आपका गलत। देखिए फ्रेंड्स फाइलेरिया जो होता है ना कृमि से होता है, जिसको गोल कृमि कहते हैं। और इसका नाम क्या होता है? बुचेरिया होता है। इसका नाम क्या है? बुचेरिया। इसका नाम है फ्रेंड्स बुचेरिया, याद रखिएगा गोल कृमि को। और पेचिस जो होता है आपका प्रोटोजोआ से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। अगला आपका 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर स्टॉकिंग को दर्शाता है? तो देखिए अब देखिए साइबर स्टॉकिंग को कौन दर्शाता है? तो सबसे ऑप्शन ए है कि इंटरनेट पर किसी व्यक्ति का पीछा करना एवं उसके साइबर प्रोफाइल पर नज़र रखना, ये आपका क्या है? तो साइबर स्टॉकिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका फ्रेंड्स आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? देखिए अगर हम बात करते हैं क्या इसकी वक्रता त्रिज्या की, तो आपको पता है कि एफ बराबर 12 सेंटीमीटर हो गया। एफ बराबर क्या है फ्रेंड्स? 12 सेंटीमीटर हो गया। और आर बराबर क्या हो जाएगा? एफ इंटू 2 हो जाएगा। तो एफ का मान कितना है? तो 12 गुने 2 यानी कि 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अगला है 42 नंबर कि एक परमाणु के एम सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उस परमाणु के एल सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए अगर हम बात करते हैं के एल एम, यहाँ पे एम सेल में बोला जा रहा है, तो एम सेल में फ्रेंड्स आपका 3 परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन है। तो एल में कितना होगा? 8 और 2 यानी कि टोटल के एल एम में 11 होते हैं। सॉरी यहाँ पे एल में 8 होते हैं, के में 2 होते हैं, तो एम में 3 हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 8। यानी कि 2n² अगर हम लोग करते हैं फ्रेंड्स 2n² की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला था 2n², तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। आप यहाँ पे 8 कर लीजिएगा, ठीक है। 43 नंबर की बारूद यानी कि गन पाउडर है। तो देखिए गन पाउडर क्या है? तो गन पाउडर एक तरह से क्या है? तो एक तरह से एक मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक गाय की विदेशी प्रजाति है? याद रखिएगा गरनसी जो है एक विदेशी गाय की प्रजाति है, और ये फ्रांस की प्रजाति है, फ्रांस की गरनसी। अगला 45 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर मैटर है? तो कौन सा ये शुद्ध पदार्थ? देखिए सबसे पहले कि समुद्र का जल ये आपका अशुद्ध पदार्थ है। शोल्डर भी अशुद्ध पदार्थ है। स्टेनलेस स्टील ये भी आपका अशुद्ध पदार्थ है। मिश्रण भी अशुद्ध पदार्थ है। लेकिन जल जो है ना, ये जल आपका क्या है? तो शुद्ध पदार्थ है। और तत्व और यौगिक ये याद रखिएगा, तत्व और यौगिक ये भी क्या है? तो शुद्ध पदार्थ है। तत्व और यौगिक ये भी क्या है? तो शुद्ध पदार्थ है। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1 किलोवाट घंटा है। देखिए 1 किलोवाट घंटा जो होता है इसका मान कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। अगला 47 नंबर कि रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर की अनुमत स्तर कितना होता है? तो 45 डेसिबल। रात में शोर होता है तो 45 डेसिबल सुनाई देता है। 48 नंबर की क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है। तो देखिए क्षण चुंबकों का जो अधिकतम जो चुंबकत्व होता है इसके ध्रुवों में होता है, ध्रुवों में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 नंबर है कि CH2 Cl2 तथा NH3 में कार्बन तथा नाइट्रोजन की सहसंयोजकता क्रमशः कितनी होती है? तो इसकी जो होती है 4:3 होती है। अगला है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन कि विभिन्न कोशिकाओं के आकार अलग अलग होते हैं। निम्नलिखित कोशिकाओं को उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसके आकार में बढ़ते क्रम की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले कि आकार में सबसे बड़ा क्या होता है? तो आपको पता है फ्रेंड्स कि सबसे बड़ा जो होता है वो कौन होता है? मतलब कि इस कोशिका के आकार में बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटा इसमें से माइकोप्लाज्मा के आकार का होता है, इसका पता है आपको कोशिका। उसके बाद ये माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ा किसका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडा होता है। तो 1-2 आपको तो पता चल गया। अगर हम बात करते हैं कि माइकोप्लाज्मा के बाद होता है जीवाणु का, और उसका होता है फ्रेंड्स आपका, उसका होता है कि मानव के लाल रुधिर कणिकाओं का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 4 3 2, 1 4 3 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो प्रैक्टिस सेट था वो फ्रेंड्स आपका कंप्लीट होता है। और देखिए फ्रेंड्स कुछ काम आ जाने के कारण आप लोग का वीडियो में अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को मैं वीडियो प्रोवाइड करूँ, और मैं आपको डेली वीडियो कोशिश करता हूँ कि प्रोवाइड करने का, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स, आप लोग लाइक नहीं करते, प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो नीचे दी गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, इससे ज्वाइन होकर इसका PDF आप ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।